हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भैया आप सभी? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगी, शानदार होंगी। आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने स्क्रीनिंग प्लस मेंस के लिए आप तैयार कर रहे होंगे। साथ में टेस्ट भी आप लगा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपना हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच जो है लास्ट वीक स्टार्ट किया है और इस 1 हफ्ते के अंदर ही हमने डेली 2 क्लास कंप्लीट करके ऐप के अंदर ऐप यानी कि आपकी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चांसर डेली 2 क्लास कंप्लीट हो रही है और सिलेबस बहुत ही डीप अच्छे तरीके से कवर हम वहाँ पे कर रहे हैं। साथ में चैप्टर वाइज़ हम टेस्ट भी ले रहे हैं, आप विज़िट करके देख सकते हैं। आज की आपकी जो क्लास है, हम मॉडर्न हिस्ट्री पे कवर करेंगे क्योंकि हमने जो पहले इससे पहले जो डेमो क्लास डाली है सोर्सेज से संबंधित यानी कि अभिलेख मुद्रा से संबंधित या फिर महाजनपद से संबंधित वो प्राचीन काल से संबंधित थी। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे आधुनिक भारत से संबंधित रहेगी और आधुनिक भारत में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी समस्या आती है कि कैसे इसको कवर करें, ये नाम कैसे याद करेंगे। तो आप उम्मीद करना कि देखना कि पूरी क्लास लास्ट तक और एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको याद ना रह सके। एक भी क्लास, एक भी फैक्ट ऐसा आपका नहीं बचेगा। तो कर्नाटक संघर्ष आज हम पढ़ेंगे यहां पे, है ना। कर्नाटक संघर्ष जो नाम आप सुन रहे हैं, इसमें कई ऐसे फैक्ट आएंगे जो आपको पहले थोड़े से आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं वो दूसरे वे में पढ़े होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक दो फैक्ट तो गलत ही पढ़ा होगा। आज उसको थोड़ा सा सुधार भी कर लेना। जैसे कि नाम आ रहा है कर्नाटक संघर्ष, हम क्या जानते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कर्नाटक आज के कर्नाटक में ही होगा। नहीं, कर्नाटक जो है आज के कर्नाटक में नहीं है। ये हमारा तमिलनाडु का एक भाग था कोरोमंडल तट के पास में, उसको यूरोपियन लोग कर्नाटक बोलते हैं। उस एरिया को हम कर्नाटक संघर्ष के नाम से जानते हैं, ना कि वर्तमान कर्नाटक के अंदर। पहला फैक्ट। अब हम सिस्टमेटिकल तरीके से इस कर्नाटक संघर्ष की जड़ को समझेंगे। देखिए, आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि भारत के अंदर जो यूरोपियन यात्री आते हैं उनमें सबसे पहले अंग्रेज आते हैं, फिर सॉरी, उनमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं, फिर हमारे अंग्रेज आते हैं, फिर हमारे डेनिस आते हैं, फिर हमारे फ्रांसीसी आते हैं, फिर हमारे स्वीडिश आते हैं। तो कई सारे हमारे ये यात्री हमारे यहाँ पे आते हैं, मतलब कंपनियां भारत के अंदर हमारे यहाँ पे आती है। तो हम ना तो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, ना हम यहाँ पे जो है पुर्तगालियों के अलावा जो है डचों के बारे में पढ़ेंगे, ना हम यहाँ पे जो है डेनिस के बारे में पढ़ेंगे, ना हम यहाँ पे स्वीडिश के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ना है एंग्लो कर्नाटक वॉर, या कहूं तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच के संघर्ष को हमने यहाँ पे समझना है। अब आप कहेंगे फ्रांसीसी क्यों? मैं ये कहूंगा फ्रांसीसी इसलिए कि जो महत्वाकांक्षा अंग्रेजों की थी भारत को लेकर, वही महत्वाकांक्षा फ्रांसीसियों की भी भारत को लेकर थी। पुर्तगाली शुरुआती समय में काफी समय तक अच्छे ठीक ठाक व्यापार उन्होंने यहाँ पे किया, कई सारी नीतियों के कारण वो भारत में अंग्रेजों से पीछे पिछड़ गए। तो चर्चा नहीं करेंगे पुर्तगालियों की भी, है ना, क्योंकि पूरा एक घंटा है तो एक घंटा यानी कि कर्नाटक संघर्ष पे ही बात करेंगे। उसके बाद में हम कहते हैं कि डचों का इंटरेस्ट भी भारत किया जाए दूसरे क्षेत्र में था। डेनिस तो भारत में अपनी जो एक दो बस्तियां थी ट्रंकोवेयर और श्रीरामपुर के अंदर, वो अंग्रेजों के बेचकर चले गए। अब बात आती है, ये भारत में पहले तीन कंपनियां यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात आती है भारत के अंदर कि भाई इधर हमारे फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अपने एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था लुई 14। एक बात विशेष याद रखना है आप, जैसे कि आप किसी भी देश को पढ़ते हैं कि भाई भारत के राष्ट्रपति को आप पढ़ते हैं कि अब ये है, इससे पहले वो था, इससे पहले वो था, तो सब अलग अलग नाम है। प्रधानमंत्री पढ़ते हैं कि अब नरेंद्र मोदी, इससे पहले मनमोहन सिंह था, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये थे, ऐसे सीक्वेंस आप पढ़ते हैं अलग अलग नाम। जब आप फ्रांस के राजाओं को नाम को आप याद रखते हैं तो वहां पे आपको याद रखने का जो तरीका है वो यही है कि जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी स्थापित होगी तो वहां पे लुई 14, लुई 13, लुई 12, लुई 11 या लुई 16, लुई 17, तो सबके आगे लुई 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 जुड़ा आएगा। तो आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। तो आपको क्या याद रखना है? लुई 13, लुई 14, लुई 15, लुई 16। तो जब कंपनी स्थापित हुई तो कौन थे? लुई 14 थे। जब कर्नाटक संघर्ष होगा तो कौन थे? लुई 15 थे। तो लुई वाले को याद रख लोगे, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो लुई 14 राजा थे। उस समय उनके जो हमारे
निर्मला सीतारमण थी। निर्मला सीतारमण क्यों बोल रहा हूँ, आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। तो उनके भी अपने एक मंत्री थे जिसको, जो वित्त मंत्री थे, तो उनके जो वित्त मंत्री थे वो थे कोलबर्ट। कोलबर्ट को कहा यार ये अंग्रेज बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं भारत के अंदर, है ना, तो ये अंग्रेजी क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते। बोला कि कर सकते हैं साहब, ठीक ठाक बजट है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है करो कुछ प्रोग्राम सेट। तो बोलते हैं कि चलो करते हैं भाई। तो यहाँ पे मंत्री कौन, लुई बट, यानी कि इनका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन, तो लुई कोलबर्ट। राजा कौन, लुई 14। यहाँ पे भारत के अंदर इनकी जो ब्रिटिश जो फ्रांसीसी जो सेट करते हैं अपनी कंपनी को, तो 1664 के अंदर। अब बात आती है कंपनी का नाम, कि कंपनी का नाम क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से भी, डच कंपनी का नाम क्या है, फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है, यूरोपियन पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या है, इनके नाम हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो कंपनी का नाम है कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल्स, ये याद रखना, कंपनी डेस इंडस और आपका ओरिएंटल्स, कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल्स, ये नाम किसका है, फ्रांसीसी कंपनी का। एक बात ध्यान रखना, ये एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी मतलब कि सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, राजा और मंत्रालय वो सब सेट कर रहे हैं इस कंपनी को। जहां अदरवाइज आप यूरोपियन कंपनी को, उसको अंग्रेजी कंपनी को आप देखेंगे तो वो कंपनी हमारी एक, आप कह सकते हैं कि निजीकरण या निजी कंपनी आप उनको बोल सकते हैं, है ना। तो वहां पे ज्यादा सरकार का इंटरफेयर नहीं था, हस्तक्षेप नहीं था। मैं कहूं कि ये कंपनी आज के स्टेट बैंक की जैसी थी, जैसे स्टेट बैंक काम करता है। और अंग्रेजी कंपनी जो थी वो HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक के जैसी थी, है ना। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किसको काम करने में व्यवस्था अच्छी सेट होती है हमारी, कहाँ पे, वहां पे या यहाँ पे, है ना। तो ये कंपनी सरकारी कंपनी, तो सरकार के अनुसार ही कार्य करेगी। वो कंपनी हमारी जो है किस निजी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी का नाम कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल्स, स्थापना हमारी, तो स्थापना होती है 1664 में। राजा लुई 14, मंत्री कोलबर्ट, मंत्री कौन, कोलबर्ट, ये याद रखना भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये पहला कारखाना कहां लगाते हैं। बात आती है पहला कारखाना कहां लगाएंगे। तो ये आप क्या करते हैं, आप ये मानते हैं कि भाई आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई जान पहचान में जो परिचित है, आप उसको देखते हैं कि भाई वो जो फलाना है वो प्रोफेसर बना है, उसने क्या तैयारी की प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप कहेंगे उसने इतिहास की ये किताबें पढ़ी थी, उसने इतिहास की एक किताबें पढ़ी थी, अपनी ये तैयारी उन्होंने रखी थी और इस तैयारी के बाद वो प्रोफेसर लग गए। तो आप भी कहीं ना कहीं उनका अनुसरण करना चाहोगे, आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको कॉपी करना चाहोगे, यस और नोट। तो इनको लगा यार भारत में सबसे सेट कौन आज तक, भारत में सबसे सेट जो कंपनी है वो कौन है आज तक। तो ये कहने लगे कि ये सोच रहे कि अंग्रेज, कौन है, अंग्रेज, सबसे सेट अंग्रेज भारत में। तो भारत में सबसे सेट अंग्रेज, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने पहली कंपनी कहां लगाई अपनी, तो कहते हैं सूरत में लगाई उन्होंने पहली कंपनी, तो हम भी सूरत में लगाएंगे। अंग्रेजों ने पहली कंपनी सूरत में लगाई, तो ये कह रहे हैं कि पहली कंपनी हम भी सूरत में लगाएंगे, तो इन्होंने भी अपनी पहली कंपनी सूरत में लगाई। सूरत में फैक्ट्री लगाने वाला कौन, फैक्ट्री लगाने वाला है फ्रांसिस कैरो। फैक्ट्री लगाने वाला कौन, फ्रांसिस कैरो, ये वो व्यक्ति है जिसने सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की। फिर कहते हैं कि अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया, कहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फिर वो कहते हैं कि नहीं, इन्होंने ये वेस्टर्न जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न बाउंड्री है, सूरत तो चूंकि गुजरात में है वहां पे नहीं। इसके बाद फिर मसूलीपट्टनम चले गए, इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपने कारखाना लगाया, कहते हैं हम भी मसूलीपट्टनम चलेंगे। तो अगला कारखाना इन्होंने फिर मसूलीपट्टनम में लगाया, वो कब लगाया, 1669 के अंदर। ये देखो बिल्कुल अंग्रेजों की कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई इन्होंने पहले वो किया फिर उसके बाद वो किया, तो सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं अंग्रेजों ने और भी कुछ किया, क्या किया, अंग्रेजों ने पूरे पूरे गांव स्थापित किए थे, वहां पे अपना पूरा सेटलमेंट स्थापित किया, तो कहते हम भी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 1673 में 1673 में जो है एक गांव लिया। किसने लिया, तो फ्रैंको मार्टिन ने लिया। कंपनी पहले स्थापित किसने की, फ्रांसिस कैरो ने की, यहां पे फ्रैंको मार्टिन ने ली।
किससे लिया? तो वालीकोंडापुरम के प्रशासक शेर खान से अनुमति ली। वालीकोंडापुरम के प्रशासक शेर खान से अनुमति ली और उसके बाद इन्होंने अपनी यहां पे फैक्ट्री स्थापित की, गांव स्थापित किया। यही गांव आगे चलकर बड़े स्तर पे हमारा एक बहुत ही वृहद रूप यहां पे ये लेगा, है ना। तो हम कहते हैं कि पूरा गांव बन गया पौंडीचेरी। अब यहां पे यहीं पे पौंडीचेरी बनेगी जो आगे चलकर आप देखते हैं, यहीं पे पौंडीचेरी बनेगी जो आगे चलकर आप यहां पे देखेंगे। फिर बात आती है कि भाई अंग्रेजों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, अंग्रेजों ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। क्या किया? असली चाबी अंग्रेजों ने जो ढूंढी वो बंगाल के अंदर ढूंढी, बंगाल में। तो बंगाल में जाए बिना काम नहीं चलेगा। बोले नहीं, बंगाल में जाए बिना काम नहीं चलेगा। तो बंगाल में इन्होंने 1673 में चंद्रनगर के अंदर, कलकत्ता के पास में है, यहां पे मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से अनुमति लेके कारखाना सेट कर दिया। यहां पे कहां पे? बंगाल के अंदर, चंद्रनगर के अंदर। तो चंद्रनगर भी फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि देखो फ्रांसीसी धीरे 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 कैसे भारत के अंदर यहां पे सेट हो रहे हैं, तो बंगाल के अंदर भी सेट हो गए। अब बात आती है भाई, देखो सीधी सी बात है, मैंने ये आपको पहली शुरुआती जो कहानी है ये कर्नाटक संघर्ष से पहले की फ्रांसीसियों की स्थापना से संबंधित मैंने आपको बता दी। अब समय बीतता गया, कार्य करते गए, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हमारे यहां पे हुए हैं। जो महत्वाकांक्षी शासक अंग्रेज इनमें फ्रांसीसियों में आए हैं, उनका नाम है डुप्ले। नाम तो बहुत बड़ा है यार, डुप्ले याद रख लेना बहुत है, सभी ने सुना भी होगा डुप्ले, है ना। बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा है। और महत्वाकांक्षा क्यों ना हो भाई, है ना, सभी रखते हैं अपनी महत्वाकांक्षा, तो डुप्ले ही क्यों ना रखे। अंग्रेजों की भी थी, फ्रांसीसियों की भी थी, हमारी भी है, आपकी भी है, कुछ ना कुछ तो महत्वाकांक्षा रहती है। तो अब भारत के अंदर, भारत की भूमि में ये एंग्लो फ्रेंच वॉर होंगे, एंग्लो फ्रेंच वॉर होंगे। आप कहेंगे कितने होंगे? मैं कहूंगा 3 होंगे। इससे क्या आउटपुट मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा? परिणाम बाद में बताऊंगा, पहले वार के बारे में जान लो, परिणाम उसके बाद में आएंगे। बात आती है कि भाई चलो ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं कर्नाटक संघर्ष को, एंग्लो फ्रांसीसी वॉर को। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि भाई 3 कर्नाटक वॉर होंगे, 3 संघर्ष होंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। जो पहला और तीसरा संघर्ष होगा वो अंग्रेजों का, मतलब अंग्रेजी और फ्रांसीसी के आपसी टकराव के कारण होगा। सिर्फ दूसरा ऐसा कर्नाटक संघर्ष होगा जो भारतीय मामलों को लेकर होगा या भारतीय राजाओं के बीच झगड़े के कारण होगा, दूसरा। अदरवाइज फर्स्ट और थर्ड जो है इन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का वो हमारा संघर्ष होगा। अब यहां पे आता है कि फर्स्ट जो हमारा है उसके पीछे का कारण क्या है। तो आप कहते हैं कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध। अब ये कहेंगे क्या कारण हुआ? देखो अब भाई जैसा कि आप कहते हैं कि हम और भारत और पाकिस्तान जब मैच होता है तो टूट के पड़ते हैं सारे ना, कहीं भी चले जाओ ये प्रतिद्वंदिता आपको हर जगह देखने को मिलेगी, भारत और पाकिस्तान वाले ना। तो ऐसा ही हाल था फ्रांस का और अंग्रेजों का, इनका अंग्रेजों का भी। कैसे? कहीं भी काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने अपना, मतलब एक दूसरे के खिलाफ टकरावट रहनी है। तो ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ कि 2 भाई थे, उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था। तो एक का साथ फ्रांसीसी दे रहे, एक का साथ यूरोपियन दे रहे, मामला ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पे पनपा था। फिर वो है कि एक जगह युद्ध शुरू हुआ जहां ना इनकी अपने अपने कार्य, अपने फैक्ट्रियां होती थी, जहां इनकी कंपनियां होती थी, वहां सारी जगह वो युद्ध शुरू हो जाता, चाहे वो अमेरिका की बात हो चाहे वो भारत की बात हो, सारी जगह वो कहानी शुरू हो जाती थी। अब बात आती है कि भाई ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर पहला संघर्ष हुआ। अब आप कहेंगे, मैंने जो कर्नाटक के बारे में बताया कि कोरोमंडल तट और इसके भीतरी भागों को यूरोपीय कर्नाटक कहते थे, कोरोमंडल तट और इसके यूरोपीय भागों को कर्नाटक कहते थे। दूसरा कारण, एक तो कारण मैंने बताया आपको ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, दूसरा कारण क्या है जो पहला कर्नाटक वॉर हुआ इसके पीछे? तो आप कहते हैं कि बोर्नेट के नेतृत्व में, ध्यान रखना इसका, इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बोर्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार, फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार। देखो आप कहेंगे बोर्नेट कहां से आ गया? ये एक अंग्रेजी नेवी का ऑफिसर थे, इसने क्या किया? इसने फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया। अब बात ऐसी है कि भाई नेवी
तो अंग्रेजों की शुरू से ही बहुत ही शक्तिशाली रही है, और नेवी शक्तिशाली थी तभी भारत में डचों को नहीं टिकने दिया, डेन को नहीं टिकने दिया, पुर्तगालियों को नहीं टिकने दिया। तो एक फ्रांसीसी जहाज आ रहा था, फ्रांसीसी जहाज आया तो जहाज के ऊपर झंडा लगा हुआ था फ्रांस का, बाहर नेट ने किया कैप्चर उसको, और कैप्चर करके अपने अधीन कर लिया। अब भाई अब बेड़े में जाना था जहाज को, नहीं आया, शाम तक वेट किया फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने शाम तक वेट किया, यार आया नहीं। शाम को पता चला कि मामला उल्टा है, उसको तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अब डुप्ले उस समय इतना मतलब पावरफुल तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतना मतलब शॉर्ट टेम्पर था कि जाते डायरेक्ट अटैक कर देगा वो अंग्रेजों पे, ऐसा नहीं था। उसने तकनीकी चाल खेली। तकनीकी चाल क्या खेली? उसने मॉरिशस में भी फ्रांसीसी बस्ती थी, तो मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर है जिनका नाम है ला बार्डूनो, ला बार्डूनो, तो ला बार्डूनो को फोन किया, दोस्त जरूरत पड़ रही है। जैसा होता है ना कि भाई जब कोई समस्या आती है फिर हम फोन निकालते हैं, हम समस्या आती कहते कि आ जाओ मिल लेंगे यहाँ पे, है ना। ऐसे तो होता है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। तो ला बार्डूनो को फोन किया, बोला ठीक है आ रहा हूँ। तो ला बार्डूनो चलते हैं, रास्ते में अंग्रेज मिले, जब भारत में एंट्री हराया अंग्रेजों को, तो दोनों ने मिलकर मद्रास को कैप्चर कर लिया, मद्रास को कैप्चर कर लिया, मद्रास को कर लिया। फ्रांसीसियों के अधिकार में आ गया मद्रास। अब भाई ये ला बार्डूनो आए मॉरिशस से, खर्चा हुआ होगा यार, सीधी सी बात है। तो अंग्रेज कहने लगे भाई गलती होगी, आप जो खर्चा पानी आपका बनता है वो ले लो, छोड़ दो मद्रास को। डुप्ले थोड़ा दूरदर्शी था, वो दूर की सोचता था। बार्डूनो बोला ठीक है कर लेते हैं सेटिंग जुगाड़बाजी। तो बार्डूनो ने क्या किया, बार्डूनो से बोले कि चलो इतने पैसे में आप रफा दफा करो, ये मद्रास वापस कर दो। बोला नहीं इतने में नहीं, बड़ी सेटिंग होगी। अंदर गए, अंदर सेटिंग हुई ला बार्डूनो की, और उन्होंने मद्रास दोबारा अंग्रेजों को देना मंजूर कर लिया, और वो वापस चले गए। दोस्त के खिलाफ धोखा, यानी कि डुप्ले के खिलाफ, और तो वापस दोबारा मद्रास फिर उनके अधिकार क्षेत्र में चला गया। अब दूसरी चाल क्या खेली फिर? दूसरी चाल डुप्ले ने खेली कि तत्कालीन जो कर्नाटक क्षेत्र में आता था हमारा, ये उसी क्षेत्र में आता था, तो वहां का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन। कौन था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से कहा चाचा एक काम करते हैं कि बोलो मद्रास को जीत ले, मतलब मद्रास को अपने अधिकार कर लेते हैं। वो बोला भाई मुझे शांति चाहिए अपने क्षेत्र में ना, मुझे ये अशांतिपूर्ण माहौल नहीं चाहिए। वो बोला सुनो तो बात आगे की तो सुनो, पूरी बात सुना करो आप। मद्रास को जीत कर मैं आपको दे दूंगा, इसमें आपका तो फायदा है। ये बात डुप्ले अनवरुद्दीन को कह रहे हैं। अनवरुद्दीन कहते हैं कि अच्छा ठीक है जीत लो, फिर जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तो देख लेना। तो दोबारा से वो मद्रास को अपने अधीन कर लेता है। कौन? डुप्ले। फिर भाई कुछ समय बीतता है, समय बीतने के बाद में समय बीतता है, समय बीतने के बाद में क्या होता है, अनवरुद्दीन कहता है कि हाँ जो बात बोली थी वो पूरी करो, मद्रास को दो। तो बोलता है चाचा जो बात बोलता हूँ सारी करूंगा थोड़ा मैं। बोला अच्छा। तो अनवरुद्दीन अपने बेटे का नाम महफूज खान, वो महफूज था बेचारा, सुरक्षित था, लेकिन नहीं, अनवरुद्दीन कहता कि नहीं ऐसे थोड़ा। महफूज खान को भेजता है इनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए, और महफूज खान के साथ एक 10,000 सैनिक की टुकड़ी भेजता है, जो एक अनुशासनहीनता का परिचय देती है, जो डिसिप्लिन सेना नहीं थी। ऐसे कह देते हैं ना कि चलो गांव वालों से कि चलो बेटा वहां पे संघर्ष हुआ है फलाने के साथ में, और होले इकट्ठे सब अपना काम छोड़ के चल देते हैं। तो संख्या 10,000 थी। इधर डुप्ले भी भेजता है अपने कैप्टन को। कैप्टन कौन? तो कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज को भेजता है, तो कैप्टन पैराडाइज और महफूज खान के बीच में एक संघर्ष होता है। जो ये संघर्ष होता है ये अडियार नदी के किनारे होता है। इस नदी के अडियार नदी के किनारे होने के कारण इसको अडियार का युद्ध बोलते हैं।
यह दूसरा नाम है इसका, सेंट टोमे का युद्ध। कैप्टन पैराडाइज की सेना में मात्र 750 सैनिक, उन 750 में भी 250 सैनिक फ्रांसीसी, अदरवाइज भारत से ही 500। लेकिन वो सैनिक थे जो फुल्ली डिसिप्लिन थे, जिनकी सुबह शाम पीटी होती थी, जिनको लेफ्ट राइट अक्सर उनकी होती थी, वो डिसिप्लिन थे। तो उन 750 सैनिकों ने 10,000 जो अनुशासनहीनता के जो सैनिक थे उनको समाप्त करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई, और यहां से भारतीय राज्य का, भारतीय शासकों का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। तो यानी कि अडियार का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने जीत लिया। महफूज खान यहां पे हार गए। मद्रास अभी भी डुप्ले के बाद। लेकिन क्या होता है भाई, होता यह है कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार वाला मामला जिसको लेकर संघर्ष हुआ था, उसके बीच में समझौता हो जाता है। उसमें समझौता क्या होता है, उसमें समझौता ये हो जाता है कि वहां पे जर्मनी की किसी जगह, वहां पे हमारी एक संधि हो जाती है, उस संधि को बोलते हैं आप एक्स ला सेपल की संधि। एक्स ला सेपल की संधि या ए ला सेपल की संधि में लिखा आता है कई जगह। उस संधि में क्या होता है, अब संधि हो गई, अब आप ये मत कहना कि उस संधि में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, उसमें बहुत सारी चीजें घटी होगी, मतलब एक घटना उसमें भारत की भी थी, क्योंकि इनकी कई जगह कंपनियां थी, कई जगह फैक्ट्रियां थी। इधर अंग्रेज फोन करके कहते हैं वहां जब संधि हो रही है कि साहब यहाँ, कि अंग्रेज फोन करके कहते हैं कि आप संधि तो कर रहे हैं, इन्होंने हमारे से मद्रास छीन लिया, और मद्रास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पे फ्रांसीसी बैठे थे, फ्रांसीसी राजपाट वाले शासन वर्ग। तो फ्रांसीसी ने बोला अच्छा ये होगी घटना, तो उन्होंने डुप्ले को फोन किया। हाँ डुप्ले कहाँ पे? तो डुप्ले कहते हैं कि मैं यहीं पौंडीचेरी। अरे लोकेशन भेज, सही सही बता कहाँ पे। लोकेशन जाती है मद्रास की। बोला मद्रास इनको वापस कर दो अंग्रेजों को। बोला यार इतनी मेहनत करनी पड़ी मद्रास जीतने में, आप कह रहे वापस कर दो। बोला कर दो, जब कह दिया आपको। सरकारी कंपनी थी ना, सरकारी कंपनी थी तो सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा। तो मद्रास उनको वापस करना पड़ा। इनको, अंग्रेजों को। ये थोड़ा सा बदलाव हुआ इधर ही अमेरिका में, एक लुइसबर्ग जगह पड़ती है, वो जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, वो फ्रांसीसी कंपनी थी, वो दोबारा से फ्रांसीसियों को मिल गया। वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंस मद्रास के अंदर थी। तो देखो दोस्तों, पहला कर्नाटक संघर्ष इतना था। इसमें क्या बातें याद रखनी है, बार्नेट का नाम याद रखना है, ला बार्डूनो का नाम याद रखना है, मद्रास की घटना याद रखनी है, डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच की सहमति याद रखनी है। इस युद्ध में इस संघर्ष में एक सेंट टोमे का युद्ध हुआ, अडियार का युद्ध हुआ। इसमें फ्रांसीसी और कर्नाटक आपस में मिलजुल के लड़े, इसमें आमने सामने लड़े। जो फ्रांसीसी कैप्टन थे वो कैप्टन पैराडाइज, जिसमें 750 सैनिक थे। यहाँ पे हमारे कर्नाटक में महफूज खान थे, जिसमें लगभग 10,000 थे, लेकिन वो महफूज बिल्कुल भी नहीं थे। बुरी तरीके से रहा, बुरी तरीके से रहा भाई। इसके बाद में संधि हो जाती है, एक्सला सेपल की संधि, मद्रास अंग्रेजों को दोबारा मिल जाता है, लुइसबर्ग फ्रांस को मिल जाता है। तो ये पहला कर्नाटक संघर्ष है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कर्नाटक संघर्ष की। दूसरे कर्नाटक संघर्ष की ये संधि एला सेपल या एक्सला सेपल की 1748 में हो जाती है, 1748 में। दूसरा कर्नाटक संघर्ष तुरंत 1749 में शुरू हो जाता है। उसके पीछे कारण कुछ और नहीं, वो भारतीय मामला। भारतीय मामला मतलब कि मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा आपको अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन का संघर्ष किसके साथ में हो रहा है? फ्रांसीसियों के साथ में हो रहा है। फ्रांसीसियों के दुश्मन कौन? तो फ्रांसीसियों के दुश्मन अंग्रेज। फ्रांसीसियों के दुश्मन कौन? तो आप कहेंगे अंग्रेज। जब आप परेशान होते हैं और आपको एक दूसरा परेशान व्यक्ति मिलता है, उसके अपने दुखड़े, आपके अपने दुखड़े, वो आपको अपने दुखड़े सुनाता है, आप उसको अपने दुखड़े सुनाते हैं, तो दोनों में सहमति बढ़िया जमती है, दोनों में ठीक ठाक बात बन जाती है। उसके भी दुख, उसके दुख आप सुन रहे हैं, आप उसके सुन रहे हैं। अंग्रेजों को पहले पीटा फ्रांसीसियों ने, उसके बाद में अनवरुद्दीन को पीटा, यानी कि इसके बेटे को पीटा। तो दुख तो दोनों के बराबर ही है। अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, और भाई इनके साथ तो जाने से रहे, इनके साथ में ही इनकी यहां पे अपनी संधि हो जाती है, इनकी इनकी यहां पे संधि हो जाती है। किनकी? अनवरुद्दीन और अंग्रेज के बीच में बातचीत होती, बोले दोनों दोनों मिलकर लड़ लेंगे यार, है ना, हमारे साथ भी यही घटना घटी, तुम्हारे साथ भी यही घटना घटी, तो अनवरुद्दीन हो गया भाई। ये तो है कर्नाटक की बात। ये कौन है? कर्नाटक के अनवरुद्दीन।
और कर्नाटक वाले मामले में कुछ घटनाएं इस प्रकार से थी। इधर फ्रांसीसी डुप्ले के पास में जाता है चंदा साहब। चंदा साहब कर्नाटक वाले मामले को लेकर, जो अभी तक थोड़ा साम्राज्य से बाहर चल रहा था, मराठों की कैद में था चंदा साहब। तो चंदा साहब कहते हैं कि फ्रांसीसी मुझे बनाओ ना, मैं हूं वास्तविक हेड तो कर्नाटक का, आप मेरी सहायता करो। बोला आप तो पहले ही साहब हो, तो आप तो बने बनाए हो, हम क्या बना सकते। बोला नहीं, फिर भी। बोला ठीक है, हम आपके साथ करें। तो चंदा साहब फ्रांसीसियों के साथ में, ये कर्नाटक का है। इसी प्रकार से एक जगह पड़ती है हमारी हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर भी ये संघर्ष छिड़ा हुआ था चाचा भतीजे के बीच में। चाचा भतीजे के बीच में। चाचा कौन? तो चाचा नासिर जंग। भतीजा कौन? तो भतीजा मुजफ्फर जंग। ये संघर्ष किसके बाद हुआ था? ये संघर्ष हुआ था हमारा, आपने एक नाम सुना होगा हैदराबाद के संस्थापक चिनकलीज खान का, या मैं कहूं निजामुल मुल्क का। चिनकलीज खान और निजामुल मुल्क यानी कि 1748 के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद में अव्यवस्था वहां पे फैल जाती है। तो दोनों चाचा भतीजों में संघर्ष होता है। नासिर जंग कहता है कि मैं गद्दी का हकदार हूं, और और पोता, ये मतलब उसका चिनकलीज का पोता लगता था, ये भतीजा लगता था। तो ये दोनों का संबंध चाचा भतीजे वाला है आपस में, मुजफ्फर और नासिर जंग का। तो भाई मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों के साथ, नासिर जंग जब अंग्रेजों के साथ होगा तो ये फ्रांसीसियों के साथ, तो टीम बन गई है, ये टीम बन गई। टीम तीन तीन खिलाड़ियों की यहां पे हमारी टीम बन जाती है। टीम बन गई, संघर्ष होता है, तीनों मिल के आते हैं। डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग मार देते हैं अनवरुद्दीन को एक लड़ाई में। अनवरुद्दीन को एक लड़ाई में समाप्त कर देते हैं। अनवरुद्दीन गया। एक लड़ाई और होती है, उसमें नासिर जंग मारा जाता है। उसमें नासिर जंग मारा जाता है। तो यार अंग्रेजों के दोनों ही खिलाड़ी आउट कर दिए फ्रांसीसियों ने। तो अब क्या होगा? अब आगे का खेल, कहानी शुरू होगी। लड़ाई होती है इस संघर्ष में, द्वितीय कर्नाटक संघर्ष में, अंबूर की। तो आप कहेंगे अंबूर की लड़ाई कब होती है? तो आप कहेंगे 1749 में होती है। 1749 में अंबूर की यहाँ पे हमारी लड़ाई होती है, और इस अंबूर की लड़ाई में ये इनको समाप्त कर देते हैं। ये तो हो जाते हैं। अब इसके बाद में भाई अनवरुद्दीन गया, नासिर जंग गया, है ना। अब इधर मुजफ्फर जंग, इधर चंदा साहब, है ना। तो बात आती है इनके बाद में। इनके बाद में क्या? इनके बाद में कुछ घटना इस प्रकार से घटती है कि भाई देखो, ये तो कर्नाटक का है, ये हमारा है हैदराबाद का। तो मुजफ्फर जंग जब यहाँ पे जीत जाते हैं, तो मुजफ्फर जंग कहते हैं कि ठीक है डुप्ले को, अब जाइए आप, अब हम यहाँ पे देख लेंगे। बोला बेटा, अब हमने आपको जिता दिया, और दोबारा हम यहाँ से चले गए, और दोबारा अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने अटैक कर दिया, फिर क्या करोगे? बोला ये बात तो सही कह रहे हैं, फिर हमारी मदद करिए, फिर आप यहीं रुकिए। बोला ऐसा करते हैं, हम आपके लिए यहाँ पे सेना छोड़ देते हैं, आपके लिए सेना छोड़ देते हैं, वो काम आएगी, है ना। जब भी संघर्ष, मतलब कुछ दिक्कत आएगी तो वो आपके काम करेगी। लेकिन आप इतना करना है कि उनकी उस सेना के लिए आपको वेतन आपको ही पे करना है, हमारी सेना का ना, हम नहीं देंगे, आप देना उसको ना, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए रखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो आप सब्सिडरी अलायंस का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि सहायक संधि का उदाहरण आप देखते हैं। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, हम कहते हैं ना कि बाद में चलकर वैली दिल्ली ने सहायक संधि अपनाई, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध के साथ में, पेशवा भोसले उनके साथ। नहीं, उससे पहले डुप्ले ने भी बाद में अपनाई थी। ये तो नीति थी डुप्ले की, जिसको व्यवस्थित तरीके से फिर वैली दिल्ली ने अपनाई। डुप्ले को टाइम नहीं मिला भाई। तो भाई यहाँ पे तो ठीक है, सेना छोड़ दी, लेकिन चंदा साहब तो अकेले बैठे अभी, चंदा साहब को तो कोई सेना भी नहीं मिली। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अंग्रेज मतलब कि क्लाइव आ गया, क्लाइव की एंट्री हो गई। क्लाइव ने दिमाग लगाया, मात्र 250 सैनिकों के साथ में, कर्नाटक की राजधानी होती थी अर्काट, कर्नाटक की राजधानी होती थी अर्काट, मात्र 250 सैनिकों के साथ में 1751 में अर्काट का घेरा डाला और मामला उलझा दिया फ्रांसीसियों के लिए। इसके बाद क्या घटना होती है भाई? घटना होती है ये तो उल्टा गेम हो गया भाई फ्रांसीसियों के साथ में। तो इधर मामला हैदराबाद वाले मामले में आगे सलावत जंग गद्दी पर बैठता है, मुजफ्फर जंग की भी डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है यार, जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, किसी भी देश में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, किसी दो परिवार में होता है, तो इकोनॉमिकली तो नुकसान होता ही है यार, है ना।
इकोनॉमिकली तो नुकसान होता ही है, और जब नुकसान होता है तो भाई उसकी भरपाई भी फिर करनी पड़ती है। तो उधर फ्रांसीसी कह रहे हैं यार ये डुबले पहले अच्छे खासे पैसे भेजता रहता था, सरकारी कंपनी थी ना, अब पैसे नहीं भेज रहा। फोन किया भाई डुबले, हाँ पैसे नहीं आ रहे आजकल। पता चलता है कोई और भी दूसरा फोन कर देता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, युद्धों में उलझा पड़ा है, यहाँ पे लड़ाई करता रहता है सारा दिन। बोला अच्छा, तो डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, ये कहीं ना कहीं उनकी अदूरदर्शिता का परिचय था। उनकी जगह भेज देते हैं गोडेऊ को। उनकी जगह किसको भेजते हैं? गोडेऊ को। ये गोडेऊ 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 क्या ही मतलब है ना, नाम से ही थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा होगा। आते ही अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है, और जब कहते हैं ना कि जब दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है और वो कहते हैं कि घर में घुस के मारा है, घर में घुस के, तो संधि कहाँ पे होती है? ये दूसरी, पहली एक्सला-सैपल की संधि हुई जर्मन, दूसरी संधि होती है पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी किसका गुट? तो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का गुट। तो कहते हैं ना घर में जाके संधि की, वहीं में पीटा जाके। तो पहले युद्ध में फ्रांसीसी भारी, दूसरे युद्ध में अंग्रेज भारी है। तो 1755 में ये पौंडीचेरी की संधि हमारी यहाँ पे हो जाती है। ये दो कर्नाटक संघर्ष हो गए। इसके बाद में आती है कहानी तीसरे कर्नाटक संघर्ष की। तीसरा कर्नाटक संघर्ष जो शुरू होता है वो होता है कनाडा को लेकर। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कनाडा को लेकर संघर्ष होता है, कनाडा पर अधिकार करने को लेकर। 1756 में शुरू होता है, 7 सालों तक चल रहा है। इस संघर्ष में उथल पुथल बहुत सारी मिलती है। महत्वपूर्ण एक ही बात है जो आप लोगों को याद रखनी है, 1760 की वांडीवास की लड़ाई। जब मैं शुरू में तैयारी करनी शुरू किया, मैंने सोचा वांडीवास भारत में नहीं, शायद कहीं बाहर होगा, लेकिन वांडीवास भारत में ही है। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई। तो वांडीवास की जो लड़ाई हुई, अंग्रेज सेनापति थे आयरकुट। आयरकुट, आयर आयर यानी कि आयरन, लोहा, फौलादी, आयरकुट। और इसी समय फ्रांसीसी जो हमारे हेड थे, सेनापति थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, वो थे लाली और बुस्सी। लाली और बुस्सी, थोड़ा नाम से सोचो, एक तरफ आयरन है, एक तरफ लाली और बुस्सी है। लाली, कौन जीतेगा? आयरकुट। आयरकुट ही जीता 1760 में वांडीवास की लड़ाई में। कौन जीता? आयरकुट। लाली और बुस्सी यहाँ पे पराजित। कौन सी लड़ाई में? वांडीवास। कब हुई? 22 जनवरी 1760 में। यार इस समय अंग्रेजों के बिल्कुल अच्छे दिन चल रहे थे। अच्छे दिन क्यों कह रहा हूं मैं? कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल को हराया, सिराजदौला को हटाया वहां से। इसके बाद में 1759 में चिनसुरा की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई में डचों को पेला। 1760 में फ्रांसीसियों को हरा दिया इसमें, इस लड़ाई में। बढ़िया नहीं चल रहे भाई यार। बंगाल में बड़ी समस्या, वो हटाया। इधर डच बड़ी समस्या, वो हटाया। वांडीवास में इनको हटाया। भाई फाइनल आके क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि कनाडा जो है वो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और फिर कहा कि घर में घुस के संधि करेंगे। तो फ्रांस की राजधानी पड़ती है पेरिस। तो पेरिस में संधि हुई 1763 के। और इस संधि में छोटा मोटा जो जगह है, इनको कहा बेटा पापा के सामने ज़्यादा मत टकराना, व्यापार करना छोटा मोटा तो व्यापार कर लो, आपको हम आपकी जगह दे देते हैं, संधि में बात रखी गई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे आपको रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे, तो ये गलती की ना, जड़ मूल उखाड़ फेंकेंगे। तो भाई पेरिस की संधि हो जाती है। तो ये 3 कर्नाटक संघर्ष थे। कभी आपसे पूछे पहले कर्नाटक संघर्ष में कौन सी संधि? तो एक्स-ला-सैपल। दूसरे कर्नाटक संघर्ष में कौन सी संधि? तो पौंडीचेरी 1755। तीसरे कर्नाटक संघर्ष में कौन सी संधि? पेरिस की संधि। पहले कर्नाटक संघर्ष में कौन सा युद्ध? सेंट टोमे अड्यार का युद्ध। दूसरे कर्नाटक संघर्ष में कौन सा युद्ध? अंबूर का युद्ध। तीसरे कर्नाटक संघर्ष में कौन सा युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध। मेरे हिसाब से कर्नाटक संघर्ष की बातें समझ में आई होगी। अब इनके परिणाम, आगे की घटनाएं, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। तो मैं ये आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री पे भी क्लास दिखाओ, आपकी क्लास कैसी है। मैं एक बात मानता हूँ कि देखो किसी भी टीचर के साथ आप जुड़ते हैं, आपको उसकी टीचिंग स्किल पता हो जब भी आप जुड़ते हैं भाई, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक क्लास के डेमो से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर अक्सर अपनी जो बेस्ट क्लास होती है वही, उसी का डेमो देना आपको चाहेगा।
कई सारी क्लास हमने शुरुआत ही जो की अपनी क्लास की, डेमो भी जो दिया, वो प्राचीन भारत में मुद्रा, अभिलेख, महाजनपद, ये डेमो आपके पड़े हैं यूट्यूब पे भी, ऐप के ऊपर भी। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे किया। आप जो भी और कहेंगे कि हमारे इस क्लास को आप अच्छे, ये समझ में नहीं आते और ये समझा दो यूट्यूब पे, तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा, आप मुझे कमेंट छोड़ देना। फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि एडमिशन लेना है, लगातार 2 क्लासेज चल रही है, तो अपने लर्न हिस्ट्री बाय चांसर पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या नंबर हमारा है 7031313142, कॉल कर सकते हैं, मैं ही कॉल उठाऊंगा आपके भाई। धन्यवाद।